Hello everyone, welcome to the YouTube channel of gimmock.com. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप लोग सभी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए। सो गाइज, हमारे जो पिछले सेशंस थे उसमें वी कंप्लीटेड बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ऑल्सो द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स। ओके, इन दिस वीडियो वी विल गो थ्रू द इन्फ्लेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे एंड वी विल गो थ्रू द 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन इन्फ्लेशन एज वेल। So let's start without wasting time. First, go through the explanation what the inflation is all about. So inflation, as you can see, inflation जो भी goods या services हम लोग कंज्यूम करते हैं उसके prices जो increase हो जाते हैं with respect to the previous price, उसी को inflation कहते हैं। Okay. कॉमन यूज़ वाली चीज़ें, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, रिक्रिएशन, ट्रांसपोर्ट, कंज्यूमर स्टेपल्स, जो भी चीज़ें हैं या सर्विसेज अगर कोई कंज्यूम कर रहे हैं उसके जो प्राइसेस में जो इंक्रीज देखने को मिलता है दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। ये हमारे डेली लाइफ में है। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट नोटिस बट इट इज़ इन आवर डेली लाइफ। ओके, एंड वाइस वर्सा इज डिफ्लेशन। अगर चीज़ों के प्राइस में कमी आता है गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस में, जो कि रेयरली ही होता है, उससे हम डिफ्लेशन कहते हैं। ओके, हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे कि सपोज 3 महीने पहले 200 रुपये में 10 किलो चीनी आ जाता था, तो 1 केजी का प्राइस हुआ 20 रुपये। ओके, एंड अभी अगर ऑन दिस डेट, मतलब आज के दिन में हम लोग दुकानदार के पास जाते हैं और 200 रुपये देते हैं और चीनी मांगते हैं उससे सेम, लेकिन वो 8 किलो चीनी ही देता है। दैट मीन्स 1 किलो का प्राइस हो गया 25 रुपये। 5 रुपये जो है चीनी के दाम में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स 5 रुपीज़ वो इन्फ्लेशन की वजह से ही बढ़ गया। ओके, ये मतलब इन्फ्लेशन क्या करता है, आपके परचेजिंग पावर को घटा देता है, मनी के वैल्यू को कम करता है। यहाँ पे क्लियरली वी कैन सी इज देयर इज ए लॉस इन वैल्यू ऑफ द मनी, राइट। 200 रुपये में जो चीज़ें हम लोग खरीद पाते थे, जितना 10 किलो, उतना अभी खरीद नहीं पा रहे हैं, 8 किलो ही खरीद पा रहे हैं। दैट मीन्स it erodes your purchasing power and also the value of money. Okay, so next हम देखते हैं कि रीज़न क्या क्या है इन्फ्लेशन के इकोनॉमी में, क्यों इन्फ्लेशन होता है, महंगाई क्यों बढ़ती है इकोनॉमी में। ओके, 2 टाइप के जनरली मेजर जो इन्फ्लेशन है हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। वो एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन किन किन रीजन से होता है वो हम देख लेते हैं। हायर वेजेस, अगर बहुत ज़्यादा सैलरी लोगों को मिलने लगे, सपोज किसी की सैलरी 50,000 है और उसको अचानक से 1 लाख रुपए मिलने लगे, वेजेस ज़्यादा मिलने लगे, तो वो क्या करेगा, चीज़ों को ज़्यादा खरीदेगा, बाय ज़्यादा करेगा। इससे मार्केट में डिमांड आएगा, डिमांड बढ़ जाएगा। दैट मीन्स वो डिमांड रिलेटेड इन्फ्लेशन है, डिमांड पुल्ड इन्फ्लेशन है। ओके, एंड अगेन नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेट कट। इंटरेस्ट रेट कट इज ऑल्सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट जब बैंक्स क्या करती है, इंटरेस्ट रेट कट करती है, लोन सस्ता करती है, तो इससे क्या होता है कि मार्केट में डिमांड बढ़ जाता है। लोग लोन लेते हैं और उस लोन के पैसे से चीज़ें खरीदते हैं। कार खरीदा, घर खरीदा, पर्सनल लोन लेके कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स खरीदा, मोबाइल खरीदा, बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, होम अप्लायंसेस है, वो खरीदा। तो इसकी वजह से मार्केट में डिमांड आता है और दैट क्रिएट्स इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन इन फैक्ट। एंड अगेन इंक्रीज्ड मनी सप्लाई इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। जैसे कि आरबीआई क्या करती है, मनी सप्लाई, लिक्विडिटी बढ़ाती है, रेट्स कम करती है, तो वो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाती है, मनी सप्लाई बढ़ाती है। उससे भी मनी सप्लाई, जैसे लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे चीज़ों का, ठीक है। सो वो भी डिमांड इन्फ्लेशन को बढ़ावा देता है इन द मार्केट, ऑलराइट। और अगर हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखें, इसमें भी हायर वेजेस इज वन ऑफ द रीजन। बिकॉज सपोज कोई एक प्रोडक्शन कंपनी है, कुछ चीज़ों का प्रोड्यूस कर रही है। सपोज ब्रेड प्रोड्यूस करने वाली कंपनी अगर अपने लेबर्स को आज 30 रुपीज़ दे रही थी, तो वो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट था, राइट। सो 30 रुपीज़ की जगह वो 50 रुपीज़ पे करने लगे, तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा एंड दैट विल क्रिएट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इन द मार्केट, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ाएगा ड्यू टू द हायर कॉस्ट इन हायर प्रोडक्शन कॉस्ट इन फैक्ट। ओके, नेक्स्ट इज हाई इम्पोर्ट प्राइसेस। पोर्ट, अगर जो भी चीज़ हम लोग करते हैं, सपोज इंडिया के पास ऑयल, इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है, ऑयल का अगर प्राइस आज बढ़ जाए तो ऑयल की वजह से जो दूसरे भी रिलेटेड सेक्टर्स हैं उसमें भी प्राइसेस बढ़ जाएंगे, राइट। जैसे ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ जाएगा,
और बहुत सारे जो ऑयल रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ है उसमें भी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएंगे, सो वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। हायर टैक्सेस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, बिकॉज अगर प्रोडक्शन जो भी चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं कंपनीज इंडस्ट्रीज़, उसमें अगर हाई टैक्सेस अगर गवर्नमेंट लगाना स्टार्ट कर दे, जीएसटी वगैरह, या तो उससे चीज़ों का कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा, एंड दैट विल लीड टू द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। So guys, next we are moving to advantages and disadvantages of inflation. Advantages क्या है? हम इन्फ्लेशन हमेशा बुरा नहीं होता, इन्फ्लेशन के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो वी विल क्विकली गो थ्रू द एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में कि इन्फ्लेशन की वजह से हायर प्रॉफिट्स टू प्रोड्यूसर, जो भी इंडस्ट्रीज हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो जो भी अपने चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, चीज़ों का दाम बढ़ने से वो प्रॉफिट उनको ज़्यादा कमा पाएंगे, सो इसकी वजह से उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हायर इन्वेस्टमेंट बाय एंटरप्रेन्योर्स, और कॉन्सिक्वेंसली क्या होगा, जब ज़्यादा प्रॉफिट कोई कंपनी कमाएगी तो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी, और भी फैक्ट्री लगाने का सोचेगी, और भी दूसरे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के लिए सोचेगी। और हायर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सभी चीज़ काफ़ी रिलेटेड हैं। जैसे कि हायर इन्वेस्टमेंट होगा, अगर कोई भी इंडस्ट्री है या प्रोड्यूसर है, उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो और भी ज़्यादा फैक्ट्रीज लगाएगा, और भी ज़्यादा फैक्ट्रीज लगाएगा तो उसे मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, सो इससे हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और इकोनॉमी भी काफ़ी इससे बूस्ट करेगी। सो हाई इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी ऑल्सो देयर। ओके, गेन फॉर द बोरोवर्स को इसीलिए गेन होता है जस्ट बिकॉज उन्होंने जिस अमाउंट पे पैसे लिए थे, जिस टाइम पे उनको जो चुकाना पड़ता है, उस समय जब वो चुकाते हैं, इन्फ्लेशन की वजह से मनी का वैल्यू कम होता है, इसीलिए जो चुकाते हैं उसका वैल्यू भी कम होता है। सो इट इज़ अ गेन फॉर द बोरोवर्स। ओके, सो गाइज, इफ आई टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस में क्या है, फॉल इन वैल्यू ऑफ सेविंग्स। अगर आप पैसा सेव करके रख रहे हैं, इन्फ्लेशन की वजह से मनी का जो वैल्यू इरोड हो रहा है, तो आपके सेविंग्स का भी वैल्यू इरोड हो रहा है अल्टीमेटली। ओके, सो इट इज एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन। इट रिड्यूसेस इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है कि आपके जो चीज़ों का कॉस्ट बढ़ जाता है, तो एक्सपोर्टर्स को काफ़ी प्रॉब्लम होता है। एक्सपोर्टर्स का जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, यहाँ पे अगर कॉस्ट बढ़ जाएगा चीज़ों को, तो वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका भी कॉस्ट बढ़ जाएगा, और इस तरह से हम लोग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस खो देंगे, क्योंकि दूसरे कंट्री में जहाँ कम इन्फ्लेशन है, देयर एक्सपोर्टर्स विल बी बेनिफिटेड, देयर प्रोडक्ट्स प्राइस विल बी लेस कंपेयरिंग टू ours. Okay, so another major disadvantages is high inflation leads to lower economic growth. बहुत ज़्यादा अगर इन्फ्लेशन होने लगे, एक इन्फ्लेशन कुछ हद तक सही है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कितना इन्फ्लेशन सही होता है। एंड हाई इन्फ्लेशन क्या होता है, इट लीड्स टू लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, लो इन्वेस्टमेंट। ओके, बहुत ज़्यादा चीज़ों का दाम बढ़ जाएगा तो लोग क्या है, खरीदना छोड़ देंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग चीज़ों का डिमांड करना छोड़ देंगे, सोचेंगे कि ये हम आउट ऑफ रेंज हो गया है चीज़ें, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, तो वो इसकी वजह से क्या होगा कि, तो इससे क्या होगा कि इट विल लीड टू लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, बिकॉज अगर चीज़ें लोगों ने डिमांड कम कर दी है किसी भी चीज़ का, तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, उसको प्रोड्यूस करना भी बंद कर देंगे, एंड दैट विल लीड टू द लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लो इन्वेस्टमेंट। ओके, एंड अगेन एडवांटेजेस में गेन फॉर द बोरोवर्स था, तो डिसएडवांटेजेस में लॉस फॉर द लेंडर्स, बिकॉज मनी इज losing its value. Okay, so how can we measure the inflation? So inflation can be measured at 3 levels. As you can see, it's producer price index. Producer price index में क्या होता है, प्रोडक्शन लेवल पे ही इन्फ्लेशन मेजर होता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स इज द सेकेंड वन। होलसेल प्राइस इंडेक्स में होलसेल लेवल पे, जो होलसेल में जो सामान खरीदते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, उस लेवल पे जो कितना इन्फ्लेशन है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स के थ्रू हम लोग एनालाइज करते हैं। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कंज्यूमर के हाथ में, जो कंज्यूमर जो एंड यूज़र है, जो सामान खरीद रहा है, कंज्यूमर आज उसने कितने पे खरीदा और नेक्स्ट मंथ उसने कितने पे खरीदा, इस चीज़ को एसेस करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू। ओके, इन्फ्लेशन इन तीनों इंडेक्सेस के थ्रू एसेस होता है, लेकिन इंडिया में इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सो गाइज, आगे हम लोग देखेंगे WPI और CPI में डिफरेंस क्या है। WPI, as you can see, it amounts to the average change in price of commodities at the wholesale level, as I said. And CPI is all about, it indicates the average change in the price of commodities at the retail level. Okay,
कौन पब्लिश करता है WPI और CPI को? WPI को पब्लिश करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और CPI को CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी इशू करता है। CPI जो इंडेक्स है उसको पब्लिश करता है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पब्लिश करता है WPI को। ओके, WPI में गाइस यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि WPI में सिर्फ गुड्स ही मेजर किया जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स में, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को इंक्लूड किया जाता है। ओके, बेस ईयर जो है WPI का 2011-12 है, और CPI का जो बेस ईयर लेते हैं 2012 है। मीन्स बेस ईयर का मतलब हुआ 2012 से कंपेयर करते हैं अभी के प्राइजेस को कि कितना बढ़ गया इन्फ्लेशन, ओके, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ईयर। एंड हाउ मेनी आइटम्स कवर्ड, कितने आइटम्स कवर्ड हैं अंडर WPI? इट इज 697। आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, प्राइमरी, फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। और CPI में 448 गुड्स एंड सर्विसेज हैं रूरल बास्केट में, और 460 है अर्बन बास्केट में। ओके, सो गाइज now we will go through the 10 MCQs, 10 important MCQs in inflation. So guys, let's move on to the first question. Question number 1 is demand pull inflation may be caused by. So you need to choose the correct answer. You can also comment your answers below. So the option A is increase in cost. Option B is a reduction in interest rates. Option C is a reduction in government spending. And option D is increase in interest rates. Okay. So the correct answer is option B, that is reduction in interest rate. क्योंकि इंटरेस्ट रेट में जब रिडक्शन होता है तो लोगों के पास पैसा काफ़ी आता है, लोन सस्ता हो जाता है, और लोन सस्ता होने की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा लोन लेते हैं, और लोन लेने की वजह से उनके हाथ में पैसा आता है, और पैसा ज़्यादा होने की वजह से वो डिमांड ज़्यादा करते हैं चीज़ों का, एंड दैट कॉजेज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ओके, सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 is when too much money chase too few goods, the resulting inflation is called. Option A is stagflation, option B is hyperinflation, option C is demand pull inflation, and option D is cost push inflation. Okay, answer to this question is that is demand pull inflation, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के पास पैसा है और कुछ ही चीज़ें हैं तो डिमांड बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली लोग उसी चीज़ को डिमांड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ जाता है इसकी वजह से। ओके, सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3, it's asking inflation is measured by which of the following index in India? So quite an easy question, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं. So option A is producer price index, option B is consumer price index, option C is wholesale price index, and option D is all of the above. So answer to this question is consumer price index, option B. Okay, so let's move on to the question number 4, guys. Which of the following is the reason behind cost push inflation? So option A is when too much money chases few goods. Option B is increase in money supply. Option C is increase in interest rates. And option D is increase in factor prices. So guys, the answer to this question is option D, that is increase in factor prices, because ऊपर जितने भी हैं वो सारे demand pull inflation है, और only D is that is increase in factor prices. It is cost push inflation, क्योंकि factor prices, फैक्ट्री में जो चीज़ें बन रही हैं, उसमें अगर प्रोडक्शन कॉस्ट अगर इंक्रीज होता है तो वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। ओके, क्योंकि कॉस्ट की वजह से वो चीज़ों का दाम बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ने की वजह से, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5. इट्स आस्किंग टू टैकल इन्फ्लेशन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी इज एग्जीक्यूटेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री? So option A is monetary policy, option B is putting limitations on investment, option C is putting cap on FDI, and option D is all of the above. So guys, the answer to this question is option A, that is monetary policy. Central bank जो है हमारे इंडिया के केस में it is RBI, Reserve Bank of India, which conducts monetary policy to tackle the inflation, to control the inflation. ये मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में वी विल लर्न इन नेक्स्ट सेशंस, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो. ओके, फॉर द टाइमिंग विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज नेम द फिनोमिना व्हेन हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर इन द इकोनॉमी. कौन से सिचुएशन में कौन सा वैसा इफेक्ट है इन्फ्लेशन का जिसमें हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट दोनों एग्जिस्ट करता है. ओके, सो द क्वेश्चन टू दिस आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज स्टैगफ्लेशन. जनरली क्या होता है गाइज, इन्फ्लेशन अगर होता है इकोनॉमी में, कंट्री में, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट घटता है. बट ऐसा एक फिनोमिना है जिसमें आपका इकोनॉमी ग्रोथ भी स्लो है
बट हाई इन्फ्लेशन भी हो रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है एट द सेम टाइम. इट इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर एनी इकोनॉमी. दैट सिचुएशन इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन, जिसमें इकोनॉमी का स्टैग्नेशन हो जाता है एंड एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन इज ऑल्सो हाई. ओके, let's move on to the question number 7. Question number 7 is asking, name the type of inflation when there is excessive and out of control price increase in an economy. Okay, so option A you can see here, it's a stagflation. Option B is creeping inflation. Option C is excessive inflation, and option D is hyperinflation. So answer to this question is option D, that is hyperinflation. As you can see here, hyperinflation can occur in times of war and economic turmoil in the underlying production economy in conjunction with the central bank printing an excessive amount of money. War hyperinflation क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है, मंथली 100%, 200%, 1000, इवन 1000% से भी मोर देन 1000% जो है इन्फ्लेशन होता है इकोनॉमी में. द परफेक्ट एग्जाम्पल इज वेनेजुएला, जहाँ पे वेनेजुएला और जिम्बाब्वे में भी एक बार हो चुका है ऐसा इन्फ्लेशन. वहाँ पे $50 मिलियन के भी नोट छपते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन. सो इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया था. एंड इवन इन वेनेजुएला इन्फ्लेशन की वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमी उनकी बर्बाद हो गई. सो हाइपर इन्फ्लेशन के केस में यही होता है, इट गोज टू ट्रिपल डिजिट फॉर more than 1000% of inflation in the economy. Okay, so let's move on to the question number 8. Inflation targeting refers to. So guys, it's a very good question. You can comment your answers if you know the answer here. Let's go through options. Option number A is setting the target of inflation every year by the central government. Option B is policy adopted by central bank to set inflation at 3%. Option C is fiscal policy strategy to reduce inflation. And option D is monetary policy strategy used by central banks for maintaining price level at a certain level. Okay, so the answer to this question is option D, that is monetary policy strategy used by central banks for maintaining price level at a certain level. So guys, what RBI does is RBI comes with the monetary policy to control the inflation in economy. Okay, so guys, in the next slide we will quickly go through the monetary policy explanation. As you can see here, Reserve Bank of India and Government of India signed a monetary policy framework agreement on 20th of February 2015. As per terms of the agreement, the objective of monetary policy framework would be primarily to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth, and the monetary policy framework would be operated by the RBI. So RBI को 2015 में RBI और गवर्नमेंट का एक एग्रीमेंट हुआ था, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट जिसे कहते हैं. उसमें RBI को टारगेट मिला था कि 6% के अंदर इन्फ्लेशन लाना है. उस समय इन्फ्लेशन काफ़ी हाई था इंडिया का, ऑलमोस्ट इट टच्ड आई थिंक 8 to 10% में भी. एंड कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो था उसको विद इन 6% लाना था बाय जनवरी 2016, एंड विद इन 4% विद ए बैंड ऑफ +-2. मतलब जो लो इन्फ्लेशन है, लोएस्ट जो टारगेट है आरबीआई का वो 2% रखना है, एंड जो हाईएस्ट है वो 6%. उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए और 2% से नीचे नहीं जाना चाहिए. बिकॉज गाइज इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी, बट दैट शुड बी द वर्किंग इन्फ्लेशन. दैट मीन्स इट शुड बी बिटवीन 2% टू, फॉर डेवलपिंग इकोनॉमी इट कैन बी बिटवीन 2 to 6%. सो it is good for the economic growth and overall economy of the country. Okay, so as you can see there are sections also. Section 45Z was added through Finance Bill 2016, and for detailing the operation of Monetary Policy Committee. Okay, and under section 45ZA the central government determines the inflation target in terms of the consumer price index, and ये जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो एवरी 5 years में डिसाइड होता है इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई. गवर्नमेंट इसको डिसाइड करती है. ओके, सो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता है गाइज जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के साथ आती है, जो इन्फ्लेशन के लिए इंटरेस्ट रेट कट करना है या बढ़ाना है ये डिसाइड करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इटसेल्फ. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स आस्किंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कंसिस्ट हाउ मेनी मेंबर्स. The option is option A 9, option B 6, option C is 3, and option D is 5. So answer to this question is option B, that is 6. कौन है इसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में? You can see here first the governor RBI Dr. Shaktikanta Das, and second is Dr. Michael Dev Patra, who is the deputy governor of RBI right now. Dr. Janak Raj, who is the executive director RBI, and he is looking after the monetary policy department in RBI. And Dr. Ravindra H. Dholakia, who happens to be professor of IIM Ahmedabad. Dr. Pami Dua, director Delhi School of Economics, and Dr. Chetan Ghate,
who happens to be a Indian Statistical Institute member. Okay, so we have come to the question number 10, the last question of the session. It's asking which of the following is opposite to inflation. Quite an easy question, guys. So you can go through the options. Option A is disinflation, option B is deflation, option C is stagflation, option D is hyperinflation. The answer to this question is option B, that is deflation. So we have come to an end. Thank you so much for watching. Please share the piece of information. Please like the video and do subscribe. Thank you so much.